मैं अरविंद शर्मा मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी का नया बैच चल रहा है, उसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पंचायत से जुड़ा हुआ पटवारी का एग्जाम होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो जल्दी से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या है पूरा देखना है, स्किप करना नहीं है उसको, क्योंकि जितना स्किप करके देखेंगे आप वीडियो को तो उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखें और लाइक भी करें। जितने लाइक्स मिलते हैं तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, ट्रिक के साथ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्लास को आज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि ये कब मान्यता मिली, पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले बता देता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है 6268727106। जो भी बच्चे इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं नए बैच के बारे में, एडमिशन भी ले सकते हैं आप। जो भी नया बैच होगा आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और आपका 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप अच्छे से मेहनत करें और आपका कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, दो व्यवस्थाएं होती थी पंचायती राज व्यवस्था में। एक होती थी केंद्रीकरण और एक होता था विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों, केंद्रीकरण क्या था? तो केंद्रीकरण था दोस्तों, इसके अंदर केंद्र मतलब एक व्यक्ति ऊपर से सरकार को चलाता था या शासन को चलाता था। जैसे मान लीजिए एक समय राजा हुआ करते थे, तो राजा क्या करते थे, शासन को चलाते थे। प्रजा होती थी उनके नीचे, लेकिन प्रजा की नहीं सुनते थे, या मतलब सुनते थे पर उनके कहने से कार्य नहीं करते थे। कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को गांव का कुछ और बना दिया, कुछ ऐसे नहीं था। राजा जैसा चाहते था वैसे ही सरकार को चलाता था, अपने शासन को चलाता था। जैसे मान लीजिए देश के अंदर अभी प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री चाहे बोले कि मुझे गांव तक, गांव की पंचायत तक मैं अकेला ही शासन करूंगा, तो दोस्तों ऐसा अब नहीं है, क्योंकि अब विकेंद्रीकरण हो गया। प्रधानमंत्री का अपना दायरा होगा, अपना काम होगा, अपना क्षेत्र होगा। जो मंत्री होंगे केंद्र के, लोकसभा विधानसभा के जो होंगे उनका अपना अलग होगा। ऐसे ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का अपना होगा, राज्यों में विधानसभा विधान परिषद होती है, उनका अपना कार्य होगा। ऐसे ही हमारी नगर निगमें होंगी, उनका अपना कार्य होगा। ग्राम पंचायतें होंगी, उनका अपना कार्य होगा। जैसे गांव के लेवल पे बता देता हूँ, सरपंच होता है वो अपना काम करता है, वार्ड मेंबर होते हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये हो जाता है विकेंद्रीकरण दोस्तों। यही हम केंद्रीकरण क्या होगा, प्रधानमंत्री चाहे तो गांव तक पूरा काम अकेला संभाल के चला सके, उसे बोलते हैं केंद्रीकरण का। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एकदम ये समझ लीजिए, केंद्र और विकेंद्र के अंदर अगर आपने समझ लिया तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। तो दोस्तों, बता देता हूं सबसे पहले मान्यता कब दी गई। तो ये जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब लोकल गवर्नमेंट है हमारी, इसके अंदर 1864 के अंदर दोस्तों, 1864 के अंदर क्या हुआ था, भारत सरकार उस समय होती थी ब्रिटिश सरकार। मतलब ब्रिटिशों का क्या था, भारत में शासन चल रहा था। तो दोस्तों, ब्रिटेन वालों का जो चल रहा था, इसलिए इसको ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार या ब्रिटिश भारत सरकार आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ने एक प्रस्ताव के दौरान क्या किया, स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी। एक प्रस्ताव था, उसके दौरान इन्होंने क्या कर दिया, स्थानीय सुशासन को क्या कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को क्या कर दिया, मान्यता दे दी 1864 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1870 के अंदर लॉर्ड मियो गवर्नर हुआ करते थे, उनके कार्य के समय कार्यात्मक एवं वित्तीय मतलब होता है पैसा किस तरीके से आपके पास भेजा जाए, जैसे पंचायतों को कैसे भेजा जाए, कितना खर्च किया जाए, किस जगह पे खर्च किया जाए। कार्यात्मक मतलब किस तरीके का कार्य किया जाए, जैसे नालियां बनवाई जाए, क्या क्या बनवाया जाए। तो ये चीजें इसमें शामिल थी दोस्तों। इसके बाद क्या होता है 1882 के अंदर, तो 1882 के समय लॉर्ड रिपन क्या हुआ था, अपने जो भारत था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन के गवर्नर थे। तो ये गवर्नर कौन हुए, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का क्या हुआ था दोस्तों, एक प्रस्ताव के दौरान पूरे देश में इन्होंने क्या कर दिया था, उपखंड तथा तालुका वार्ड, उपखंड और तालुका वार्ड को क्या इन्होंने बना दिया था। कौन थे, लॉर्ड रिपन।
उपखंड, छोटे छोटे खंड बना दिए, और तालुका, तो तालुका से आपको बता देता हूं, आप समझते हैं, हम बोलते नहीं तालुक, आप किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो आप छोटे छोटे तालुकों वार्डों का निर्माण कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके गांव में वार्ड है, तो तालुक किस वार्ड से रखते हैं आप, तो वो तालुक में आ जाता है आपका। खंड आपका, जैसे आपकी पंचायत होगी तो खंड, ब्लॉक आप किस ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो ऐसे करके क्या कर दिया इन्होंने, इन चीजों को बांट दिया कि इन्होंने लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों एक चीज बताते हैं, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, लॉर्ड मियो ये क्या थे, भारत के अंदर एक ही गवर्नर की हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी, तो ब्रिटेन के वो थे लॉर्ड मियो। याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉर्ड मियो से। इसके बाद मौर्य और मुगल शासन के समय यहाँ क्या था, भारत के अंदर केंद्रीकरण था। वो चीज मैंने आपको अभी बता दी थी, जब भारत के अंदर मौर्य और मुगल शासन चल रहा था, उस समय क्या था, केंद्रीकरण की राजनीति चल रही थी, मतलब राजा जैसा चाहता था वैसे ही चला रहा था। इसके बाद चोल वंश द्वारा स्थायी स्वशासन, मतलब चोल वंश जब अपने वंश की स्थापना कर चुके थे, तो इन्होंने जब शासन किया था, तो इन्होंने क्या कर दिया था, स्थायी स्वशासन, ठीक है, स्थायी स्वशासन को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था, मान्यता दे दी थी, या लोकल गवर्नमेंट कहें उसको, क्या कर दिया था इन्होंने, लागू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 1951 से पहले क्या हुआ था, अंतरिम सरकारें हुआ करती थी, मतलब उससे पहले कोई चुनाव नहीं हुआ करता था, चुनी हुई सरकार बना दी जाती थी। तो उस समय अंतरिम जो सरकारें हुआ करती थी, उसके बाद 1951 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। तो दोस्तों 1951 के दौरान क्या हुआ, चुनाव हुआ, और पहली बार क्या हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू क्या हुए, प्रधानमंत्री बने देश के। तो इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, मैंने आपको बता दिया 1882 की बात है, जो वाइसराय हुआ था, इन्होंने स्थायी स्वशासन को भारत में क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन थे, इनको भारत के अंदर क्या कहा जाता है, जनक। किसी चीज को जननी, जैसे माता को जननी कहा जाता है, क्यों, वो जन्म देती है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, स्थायी स्वशासन को क्या किया, भारत के अंदर जन्म दिया, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो खंड वगैरह तालुका बना दिए गए थे, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण का भी फॉर्मूला यही लेके आए। इन्होंने क्या कर दिया, ग्रामीण और शहरी को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अपना अपना कार्य संभालिए। शहर वाले अलग चलाएंगे, जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं जो होती है, ग्रामीण में पंचायतें होती है, तो ये अपना अपना क्या है, काम अलग अलग बांट दिया सभी का। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1952 के दौरान क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। एक सामुदायिक मतलब मिला जुला, सभी चीजों को मिला के एक कार्यक्रम चलाया गया। तो दोस्तों इस कार्यक्रम के दौरान क्या होता है, ग्राम में इसके परिणाम अच्छे से देखे गए, जैसे तालाब बनवाए गए, नालियां बनवाई गई, कुएं बनवाए गए, जो भी व्यवस्थाएं थी गांव के अंदर करवाई गई। तो इससे क्या हुआ, अच्छे से अच्छे क्या हुए, परिणाम मिले सरकार को, हाँ इसको करने से बहुत अच्छा है, इस कार्य को कर लिया जाए, इसको कर लिया जाए। और ये बात है प्रथम पंचवर्षीय योजना की, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या हुआ, इसको लागू कर दिया जाता है, और इसके परिणाम देखे गए तो बहुत अच्छे थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1953 का समय। दोस्तों 1953 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एक ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा की क्या है, एक योजना चलाई गई, शुरुआत की गई। राष्ट्रीय विस्तार मतलब जो हमारा देश है, इसके मतलब विस्तार के लिए एक योजना चलाई गई थी दोस्तों। तो ये थी 1952 को इस राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया गया। इसको क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो 1952 में ही इन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देश के स्तर पर इन्होंने क्या कर दिया, इस योजना को लागू कर दिया, शुरुआत कर दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, 1957 के दौरान मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बलवंत राय समिति, बलवंत मेहता समिति, याद रखना दोस्तों, बलवंत राय मेहता, ये एक समिति थी, BRM। इस समिति ने क्या किया, एक समिति का गठन किया गया, कब, 57 के दौरान, 1957 में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1957 के बाद 1959 के दौरान ये रिपोर्ट को सौंप देते, मतलब 2 साल के बाद रिपोर्ट बना के बलवंत राय मेहता समिति क्या करती है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देती है, सौंप देती है सरकार को
तो ये लीजिए, इस प्रकार से आपने सरकार को चलाना है। तो ये क्या करते हैं, त्रिस्तरीय, मतलब 3 प्रकार की क्या कर देते हैं, ग्राम पंचायतों को बना देते हैं कि 3 स्तर पर चलाइए, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला रहेगा। तो मैं बता देता हूं 3 स्तरीय में क्या क्या किया गया, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो दोस्तों बता देता हूं, ग्राम पंचायत आपके गांव में होती है। ब्लॉक आपने देखा होगा, एक ब्लॉक नियुक्त होता है जिसको अभी आप तहसील भी कह सकते हैं। तो तहसील के अंदर जरूरी नहीं है प्रत्येक तहसील ब्लॉक होना, प्रत्येक तहसील ब्लॉक होना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लॉक तहसील हो सकता है दोस्तों। तो यहीं पर क्या है, प्रत्येक तहसील के अंदर ब्लॉक होता है। वही जिला परिषद या जिला पंचायत कहें आप, तो ये जिला के अंदर होती है। तो 3 स्तर की बना दी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। मतलब आप अपने गांव में आइए, फिर अपनी तहसील में जाइए, फिर जिला में जाइए। 3 स्तर की क्या की इन्होंने, पंचायत को बना दिया और इसको बोल दिया त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है दोस्तों, किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने, और ये 1957 में बनी थी और 1959 में इन्होंने क्या कर दिया, रिपोर्ट को सौंप दिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर है, काफी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप याद रखना, इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपको जोर दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई, क्योंकि महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है दोस्तों, इसलिए इसको 2 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया। और यह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के अंदर इसको लागू किया गया, और इसका सबसे ज्यादा विरोध किया भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों बता देता हूं, भीमराव अंबेडकर जी काफी दूर की सोच रखते थे, तो दूरदर्शी व्यक्ति थे, काफी पढ़े लिखे, काफी नॉलेज था उनको, चलती हुई लाइब्रेरी कहा जाता था उनको, चलती फिरती लाइब्रेरी, काफी किताबें रखते थे अपने पास, काफी नॉलेज था उनको। तो इनने इसका क्या किया, इस समिति का विरोध किया, बोला ये समिति आप गलत लाए हैं, इस समिति से भ्रष्टाचार फैलेगा देश के अंदर। आप देख रहे होंगे, अपने गांव में भी देख रहे होंगे विकास का स्तर किस तरीके से रहता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री से कोई पैसा आएगा, वो राज्य में आएगा, राज्य से फिर जिले में आएगा, जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत आएगा, तो उसके बीच में क्या है, कुछ भ्रष्टाचारियां हो सकती हैं। इसी का संदेश सोचते हुए भीमराव अंबेडकर जी ने इसका बहुत ही जोर से विरोध किया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या हो जाता है, ये समिति पास हो जाती है, क्योंकि जब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो जाता है उसके बाद इसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता। तो इसके बाद ये दोस्तों समिति हमारे भारत के अंदर सर्वप्रथम नागौर जिले के अंदर, राजस्थान का जो नागौर जिला है उसके अंदर ये सबसे पहले लागू की जाती है। ये हर बार एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सर्वप्रथम किस राज्य या किस जिले के अंदर लागू की जाती है। तो ये सबसे पहले राजस्थान में नागौर में लागू की जाती है। इसके बाद दोस्तों 1977 का समय आता है। तो 1977 में क्या होता है दोस्तों, सरकार बन जाती है मोरारजी देसाई की, और भारत में पहली बार होता है कि कांग्रेस हार जाती है और जनता दल की सरकार बन जाती है। दोस्तों जब मोरारजी देसाई की सरकार बन जाती है तो मोरारजी देसाई क्या करते हैं, ये BRM मतलब बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को कैंसिल कर देते हैं, और AM मतलब अशोक मेहता समिति को क्या कर देते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों जब अशोक मेहता समिति रिपोर्ट लाती है तो ये क्या करते हैं दोस्तों, 2 स्तरीय मतलब 2 स्तर की रिपोर्ट लेके आते हैं, एक मंडल पंचायत, एक जिला पंचायत। दोस्तों ये क्या करते हैं, ब्लॉक को हटा देते हैं बीच में से, अब डायरेक्ट गांव से आप सीधा क्या करिए, जिला से संबंध रखिए। तो दोस्तों ये क्या हुआ, पास तो कर दी इस समिति ने, अशोक मेहता समिति ने सरकार को सौंप भी दी और जनता दल की सरकार इसको मान भी गई, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, और तब तक जनता दल की सरकार क्या करती है, गिर जाती है, और इससे काफी पार्टियां बनती है। जनता दल से ही बनी हुई BSP है, SP है, ये सारी जितनी भी पार्टियां बनती है, ये एक विस्फोट होता है जनता दल की सरकार में, और ये काफी पार्टियां बन जाती हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार क्या करती है, दोबारा से बनती है, और इस AM मतलब अशोक मेहता समिति को फेल कर देती है, और BRM मतलब बलवंत राय समिति को फिर से क्या करती है, लागू कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये समिति पूर्णतया फेल हो जाती है, कौन सी, अशोक मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अशोक मेहता समिति के बारे में। ठीक है, तो अब अशोक मेहता समिति को क्या कर दिया जाता है, पूर्णतया रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक नोट लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको याद रखना। ये जो संविधान के अंदर कुछ संशोधन किए जाते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए। अभी तक क्या था, ये पंचायती जो राज्य व्यवस्थाएं थी ये असंवैधानिक थी, संवैधानिक नहीं थी पूर्णतः। इसको क्या है, संविधान के अंदर दर्जा नहीं दिया गया था। तो दोस्तों अब क्या होता है 1993 के दौरान, तो दोस्तों 1993 को क्या होता है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कर सर्वप्रथम इसको संवैधानिक रूप दिया जाता है, मतलब इसको संवैधानिक बना दिया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, और 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों जब संशोधन हो जाता है तो इसको क्या संविधान के अंदर जोड़ा जाता है। तो इसको संविधान में 243, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 243 जो आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद है, उस 243 के अंदर का से ण तक क्या है, आपके 29 मूल तत्वों को इसके अंदर रख दिया गया है। आप का कहिए, इसको एक कहिए, आप ए कहिए, ये सब चीजें एक ही है। आप इनमें से कोई भी चीज को आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, 29 मूल्य तत्वों को, मतलब 29 बातों को जो इंपॉर्टेंट होती है पंचायती राज व्यवस्था की नजर से, उनको इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक यहीं पे एक छोटी सी चीज और बता देता हूं दोस्तों। ये था 73वां संविधान संशोधन किसका, ग्राम पंचायत का। अब शहरी पंचायत भी होगी उसमें, तो उसको क्या करते हैं 74वां, मतलब इसके बाद किया जाता है। तो ये 73 था ग्रामीण, मतलब गांव की पंचायत, इसके बाद 74वां किया जाएगा, वो किया जाएगा शहरी पंचायत का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 73वां कौन सा, ग्राम पंचायत, और 74वां हो जाएगा हमारा शहरी पंचायत। ठीक है, अब इसी के दौरान मैं एक और बता देता हूं आपको, इसी के दौरान क्या होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। आपने देखा होगा जो शेड्यूल है, हमारी अनुसूचियां हैं, तो पहले कितनी थी, 8 थी जब संविधान बना था तब। अभी कितनी है, 12 अनुसूचियां। तो जो 11वीं अनुसूची है वो इस 73वें संविधान के अंदर बनाई गई थी, क्योंकि संविधान पूरा लिख चुका था, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। तो क्या कर दिया जाता है, कुछ चीजों को अनुसूचियों में जोड़ दिया जाता है। जब संविधान का क्लास चलाएंगे उस दिन मैं आपको उसके बारे में भी डीपली बता दूंगा कि अनुसूचियां क्या होती हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है हमारी, उसके अंदर इसको रख दिया जाता है 73वें संविधान संशोधन को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, ये 73वां संविधान संशोधन कौन सा हो गया, ग्रामीण का हो गया। दोस्तों अभी मैं शहरी बता रहा था आपको, यहीं पे 74वां संविधान संशोधन, उसको कहां रखा गया, उसको 12वीं अनुसूची के अंदर रखा गया। तो दोनों क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। 73वां ग्रामीण, 74वां नगरीय। ठीक है, 11वीं अनुसूची ग्रामीण और 12वीं अनुसूची शहरी। तो दोस्तों ये यहीं पे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम इसको ट्रिक के साथ भी याद करेंगे ताकि याद रहे हमको अच्छे से। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक ट्रिक है, बीए पास 73, बोलो ये क्या हो गया, बीए पास हो गया 73 नंबरों से। ठीक है, और 93 ईयर में, ठीक है 1993 के अंदर। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, ये बलराम मेहता, बलवंत राय मेहता, बी से हो गया हमारा बलवंत राय मेहता, और ए से हो गया अशोक मेहता, और पा से हो गया हमारा पीवी के राव, और सा से हो गया सिंघवी। ठीक है दोस्तों, ये सिंघवी। और 73 से हो गया 73वां संविधान संशोधन, और 1993 से हो गया 1993 के दौरान। तो दोस्तों याद रखना, बीए पास 73 1993, मतलब बीए में पास हुए 73 नंबर से, और 1993 के अंदर आप पास होते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमारे जो चुनाव होते हैं या जो मुखिया होते हैं क्षेत्र के, सरकारी मुखिया और जनता के द्वारा चुने हुए मुखिया, तो उनके बारे में आपको बता देता हूं पंचायत में। तो दोस्तों ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में आप जानते हैं एक ग्राम सेवक होता है, जिसको हम बोलते हैं बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद होता है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, जिसको मैंने आपको बताया था अभी, उसमें बैठता है बीडीओ,
तो हमारा जो वीडियो होता है इसको पीएससी के थ्रू एग्जाम होता है और एग्जाम जो लेते हैं वो इनको नियुक्त करते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ये एक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, गजिस्ट्रेट ऑफिसर। इसके बाद जिला पंचायत या परिषद, तो यहाँ जिला पंचायत अधिकारी बैठता है, यहाँ जिला का जो विकास करता है वो अधिकारी बैठता है। अब इसके बाद बता देता हूँ गांव के अंदर चुनी हुई सरकारों से कौन कौन लोग आते हैं। तो ग्राम का मुखिया या प्रधान, कहीं कहीं पे जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इसको मुखिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर इसको प्रधान भी कहा जाता है, और यूपी के कुछ क्षेत्र हैं वहां पे भी कहा जाता है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर तो ब्लॉक प्रमुख होता है दोस्तों। ये ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, कई प्रधानों के ऊपर एक ब्लॉक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। वैसे ही अध्यक्ष होता है तो पूरे जिले का मालिक हो जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों इनका कार्यकाल, तो ये जो तीन है दोस्तों, इन तीनों को क्या है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनका कार्यकाल पूरा सरकार की नौकरी होती है, पूरा कार्यकाल मिलता है इनको। इसके बाद ये लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, एक चुनाव आयोग होता है जो इनका चुनाव कराता है। तो इनका कार्यकाल दोस्तों होता है 5 साल का, और 6 महीने इसके बढ़ाए जा सकते हैं अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो। जैसे अभी कोरोना काल था, उसके दौरान इन चुनावों को हर 6 महीने के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब एक चीज मैं आपको अच्छी सी बता देता हूं जो आपके जीवन में काफी काम आने वाली है। ये जो चुनाव कराने का निर्णय लेती है, मतलब ग्रामीण चुनाव कराने का निर्णय लेती है, वो सरकार कौन सी होती है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। आपको लगता होगा एक ही सरकार पूरे चुनाव कराती है, नहीं दोस्तों, ये जो हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव है, ये पूरा का पूरा, मतलब नगरीय पंचायत हो या हमारे ग्रामीण पंचायत हो, इन दोनों को क्या है, राज्य सरकार फैसला लेती है कब चुनाव कराना है हमने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कराते कौन है, तो इनके लिए भी क्या होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है। जैसे हमारा एमपी में राज्यसभा हो या लोकसभा, मध्य प्रदेश की मान लीजिए आप विधानसभा हो, या जैसे आप मान लीजिए भारत में एमएलए और एमएलसी, मतलब विधान परिषद हो या विधानसभा हो, इनको कौन चुनाव कराता है, तो इनका कराता है केंद्र चुनाव आयोग। मतलब केंद्र में एक चुनाव आयोग होता है, वो कराता है। और ये लोकल गवर्नमेंट होती है, इनका चुनाव कराती है राज्य के अंदर, राज्य चुनाव आयोग होता है दोस्तों, वो कराता है। तो दोस्तों ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था का चैप्टर। काफी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, काफी मेहनत के साथ आपके लिए सब्जेक्ट को लेके आया था, और इससे काफी क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि पटवारी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी भी आपको एक बार बता रहा हूं, अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाले हैं, बढ़िया चैप्टर लाएंगे, बढ़िया सेशन लाएंगे, और आप पूरे वीडियो को देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। कोई भी चीज आपकी छूट गई तो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए मां शारदा इंस्टीट्यूट में काफी अच्छे लेके आता हूँ चैप्टर। तो आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि अरविंद सर के द्वारा एक नया सेशन लाया गया या वीडियो लाया गया, जो मैंने आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों एकदम फ्री स्टडी होगी, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए, आप नॉलेज अपना बढ़ाइए। हमारे को तो मेन उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना है, बस सीधा फंडा ये है कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, नया सब्जेक्ट होगा, नया चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों।